पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे मैं बचपन में उस खौफनाक लैब से बच निकली थी जहां मुझे एक हथियार बनाया गया था। अपनी जान बचाने और अपनी दिमागी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए मैंने याददाश्त खोने का ऐसा नाटक किया कि मेरे सारे दुश्मन खुद चलकर मेरे जाल में फंस गए। जब उन्होंने मुझे कमजोर समझा तब मैंने अपना असली रूप दिखाया और उन सभी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आखिर में मैं अपना इलाज हासिल करने के लिए डॉक्टर बेक की जुड़वां बहन आयरीन तक पहुंच गई थी। अगर आपने मेरी कहानी का वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, पहले उसे जरूर देख लें। अब यहाँ से आगे की कहानी शुरू होती है। पार्ट 2 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहाँ कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स एक बस से ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन अचानक बस का ड्राइवर रास्ता बदलकर बस को एक सुनसान माइनिंग एरिया में ले जाता है। उसके बाद बस में बैठे कुछ लोग अंदर जहरीली गैस छोड़ देते हैं। बस में बैठे सभी लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं सिवाय एक लड़की के। वे लोग उस लड़की को बेहोश करके बस से बाहर निकाल लेते हैं और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक अस्पताल जैसी जगह पर पाती है। वो लड़की प्रेग्नेंट थी और उसके पास डॉक्टर बेक की जुड़वां बहन आयरीन खड़ी थी। होश में आते ही उस लड़की ने घबराकर पूछा कि क्या उसके पेट में पल रहा बच्चा ठीक है। आयरीन ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है और वो एक लड़की है, और सबसे बड़ी बात, वो अकेली नहीं है, उसकी एक जुड़वां बहन भी पैदा होगी। असल में वो प्रेग्नेंट लड़की कोई और नहीं बल्कि वो मेरी माँ थी। इसका सीधा सा मतलब था कि मैं इस दुनिया में अकेली नहीं आई थी, मेरी एक जुड़वां बहन भी थी जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। कहानी अब वर्तमान में लौटती है। साउथ कोरिया की एक बेहद खुफिया और सुनसान जगह पर आर्क नाम की एक सीक्रेट लैब थी। यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर म्यूटेंट्स को दुनिया से दूर कैद करके रखा गया था। ये इतने ताकतवर थे कि इन्हें मारना लगभग नामुमकिन था। उनको सिर्फ सिर में गोली मारकर ही मारा जा सकता था। इसी लैब को तबाह करने के लिए टू नाम के एक म्यूटेंट्स के ग्रुप को भेजा जाता है। जब इस ग्रुप ने आर्क पर हमला किया तो वहां मौजूद कोई भी म्यूटेंट लड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए उन हमलावरों ने बेरहमी से सबके सिर में गोली मार दी और लाशों का ढेर लगाकर वहां से चले गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन लाशों के बीच एक लड़की ऐसी थी जो सिर में गोली लगने के बावजूद भी जिंदा थी। उसकी दिमागी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो मौत को भी चकमा दे गई। असल में वो मेरी वही जुड़वां बहन थी। पूरी लैब तबाह होने के बाद जब उसे होश आया तो वो खून से लथपथ हालत में उठी और आर्क से बाहर निकल आई। उस खौफनाक आर्क लैब से बाहर निकलने के बाद मेरी बहन को भी बिल्कुल मेरी तरह बीच बीच में भयंकर सिरदर्द के दौरे पड़ते थे, लेकिन उसका दिमाग इतना ज्यादा ताकतवर था कि जब भी उसे दर्द होता तो उसकी दिमागी ताकत से आसपास की पूरी प्रकृति हिलने लगती थी। उधर आर्क में हुए इस भयानक हमले की खबर डॉक्टर बैक को भी मिल गई और उसे यह भी पता चल गया कि हमले के बाद वो लड़की वहां से गायब है। डॉक्टर बैक का पूरा शक मेरे ऊपर ही था। उसे लग रहा था कि आर्क पर यह हमला मैंने ही करवाया है, क्योंकि इस खुफिया लैब की जानकारी सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास ही थी। दूसरी तरफ मेरी बहन, जो पिछले 18 या 20 सालों से उस लैब में कैद थी और पहली बार बाहरी दुनिया में कदम रख रही थी, वो इतने वक्त तक आइसोलेशन में रही थी कि उसके लिए ये दुनिया बिल्कुल नई और अनजान थी। उस वीरान इलाके में चलते चलते वो किसी तरह एक सड़क पर पहुंची। उसका हुलिया पूरी तरह से खराब हो चुका था और वो खून से सनी हुई थी। उसे सड़क पर अकेला देखकर वहां से गुजर रही एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी में बैठा एक आदमी उससे पूछता है कि वो कौन है और कहां जा रही है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसे इस दुनिया के तौर तरीके पता ही नहीं थे। उसके चुप रहने पर वो आदमी अपने साथियों से बोलकर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लेता है। असल में उन गुंडों ने पहले से ही एक लड़की को किडनैप किया हुआ था जिसका नाम क्यूंग ही था। गाड़ी में बैठने के बाद भी वो गुंडे मेरी बहन से बार बार सवाल करते हैं, लेकिन जब वो कुछ नहीं बोलती तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पलक झपकते ही मेरी बहन ने उस गाड़ी में मौजूद एक एक आदमी को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। उसने कुछ ही सेकंड में उन सब की हड्डियां तोड़ दी, लेकिन अपनी बची खुची ताकत का इस्तेमाल करने के बाद वो अचानक बेहोश हो गई। उस खौफनाक मंजर को देखकर क्यूंग ही बुरी तरह डर गई थी, लेकिन उसने हिम्मत करके अपनी मदद के लिए अपने अंकल को वहां बुलाया। क्यूंग ही उस बेहोश लड़की को भी अपने साथ ले गई क्योंकि उसने उन गुंडों से उसकी जान बचाई थी। क्यूंग ही के अंकल एक जानवरों के डॉक्टर थे, इसलिए वो मेरी बहन को सीधा उनके क्लिनिक पर ले आए। जब अंकल ने उसका इलाज करना शुरू किया तो देखा कि उसके शरीर में बहुत सारी गोलियां लगी हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके शरीर से आखिरी गोली बाहर निकाली, उसके शरीर के सारे गहरे घाव अपने आप कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से भर गए। ये देखकर क्यूंग ही के अंकल हैरान रह गए। इधर हमें पता चलता है कि जो गुंडे क्यूंग ही को किडनैप करके ले जा रहे थे वे योंगडू नाम के आदमी के लिए काम करते थे। क्यूंग ही के पिता की मौत के बाद योंगडू उनकी पुश्तैनी जमीन हड़पना चाहता था, इसलिए वो आए दिन क्यूंग ही को डराता और परेशान करता
करता रहता था। क्योंग ही के अंकल के क्लिनिक में इलाज होने के बाद वो उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले आई। क्योंग ही के घर में उसका एक छोटा भाई गिल भी रहता था, लेकिन वो अपनी बहन के साथ आई उस अनजान लड़की पर कुछ खास ध्यान नहीं देता था। उधर डॉक्टर बैक को मेरी जुड़वा बहन के बाहर खुलेआम घूमने की बात से बहुत डर लग रहा था। उसे पता था कि अगर इस बात की भनक हेडक्वार्टर को लग गई तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर बैक ने उस लड़की को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया और इसके लिए उसने जो ह्योन नाम की एक प्राइवेट सोल्जर को हायर किया। जो ह्योन कोई आम लड़की नहीं थी, वो और उसका असिस्टेंट भी बिल्कुल मेरी तरह ही म्यूटेंट थे, जिन्हें खुद डॉक्टर बैक ने ही बनाया था। डॉक्टर बैक ने जो ह्योन को एक राज बताया। उसने बताया कि वो लड़की मेरी तरह किसी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि उसे मेरे एम्ब्रियो का एक क्लोन बनाकर लैब में स्पेशल ट्रीटमेंट देकर तैयार किया गया था। इसीलिए वो मुझसे भी बहुत ज्यादा अलग और खतरनाक है। डॉक्टर बैक ने जोह्योन को समझाया कि मेरी कमजोरी वो नीला सीरम था जिसके बिना मैं तड़प तड़प कर मर जाती, लेकिन उस नई लड़की की कमजोरी क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता। जोह्योन के वहां से जाने से पहले डॉक्टर बैक ने उसे एक खास डिवाइस दिया। उसने बताया कि आर्क लैब में मौजूद सभी बच्चों के दिमाग में एक ट्रैकिंग चिप लगाई गई थी ताकि उनकी दिमागी एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। इस डिवाइस की मदद से जो ह्योन उस चिप को ट्रैक कर सकती थी और यह जान सकती थी कि वो लड़की इस वक्त कहां है। डॉक्टर बैक से यह डिवाइस लेने के बाद जो ह्योन और उसका असिस्टेंट तुरंत उस लड़की की तलाश में निकल पड़े और जल्द ही उन्हें उसकी लोकेशन का सुराग मिल गया। दूसरी तरफ योंगडू को जब यह पता चला कि उसके जो आदमी क्योंग ही को किडनैप करने गए थे वे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हालत में वापस लौटे हैं, तो उसका खून खौल उठा। अपने गुंडों का बदला लेने के लिए योंगडू उसी रात क्योंग ही के घर पहुंच गया। उसके साथ हथियारों से लैस बहुत सारे गुंडे थे। योंगडू और उसके गुंडों ने क्योंग ही और उसके छोटे भाई गिल को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। ये सब कुछ मेरी बहन घर की छत पर खड़ी होकर चुपचाप देख रही थी। उनकी हालत देखकर मेरी बहन से अब और रहा नहीं गया। वो छत से सीधे नीचे कूदी और योंगडू के गुंडों के सामने आकर खड़ी हो गई। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही उसने उन पर हमला कर दिया। मेरी बहन का सिर्फ एक वार ही उन गुंडों की जान लेने के लिए काफी था। पलक झपकते ही उसने कई गुंडों की हड्डियां तोड़ दी। मेरी बहन की इस खौफनाक ताकत को देखकर योंगडू बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ आ गया कि अगर वो एक पल भी और वहां रुका तो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए योंगडू बिना एक सेकंड बर्बाद किए अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। अगले दिन योंगडू क्योंग ही के अंकल के क्लिनिक पर जा पहुंचा। वो उस लड़की के बारे में पता करना चाहता था कि आखिर वो कौन है, इतनी ताकतवर कैसे है और क्योंग ही के साथ क्यों रह रही है। योंगडू ने सच उगलवाने के लिए क्योंग ही के अंकल को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, लेकिन उसे उनके मुंह से कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। योंगडू इतना तो समझ गया था कि अगर कोई लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल है तो यकीनन वो एक वांटेड मुजरिम होगी या उसके पीछे कोई बड़ी ताकत होगी। इसलिए उसने उसके बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ टोवू ग्रुप को भी यह भनक लग गई कि आर्क लैब पर किए गए उनके हमले के बाद भी मेरी बहन जिंदा बच गई है और बाहर खुलेआम घूम रही है। ये खबर मिलते ही वो कातिलों का झुंड दोबारा उसे ढूंढने और मारने के लिए निकल पड़ा। रात को योंगडू के गुंडों की जो धुलाई हुई थी उसके बाद क्योंग ही का छोटा भाई गिल मेरी बहन के साथ काफी फ्रेंडली होने की कोशिश करने लगा था। गिल को यह अच्छे से समझ आ चुका था कि जब तक वो लड़की उनके साथ रहेगी योंगडू और उसके गुंडे उन्हें दोबारा तंग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उधर योंगडू ने अंकल के साथ जो भी टॉर्चर किया था अंकल ने वो सारी बात क्योंग ही को बता दी। उन्होंने डरते हुए क्योंग ही को समझाया कि वो लड़की तुम दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है और योंगडू दोबारा कुछ भयानक जरूर करेगा, इसलिए उसे फौरन अपने घर से निकाल दो। इधर योंगडू मेरी बहन के बारे में पता लगाते लगाते सीधा उसी टोवू ग्रुप के कांटेक्ट में आ गया। दूसरी तरफ मेरी बहन और गिल की दोस्ती काफी गहरी होने लगी थी। उन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो ह्योन नाम की वो प्राइवेट सोल्जर उनके घर से कुछ ही दूरी पर उन पर एक जानलेवा हमला करने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। और ठीक उसी वक्त योंगडू उस टोवू ग्रुप को रास्ता दिखाते हुए क्योंग ही के घर की तरफ ला रहा था। असल में क्योंग ही के घर पहुंचने से पहले ही जो ह्योन ने उसे रास्ते में रोक लिया था। जो ह्योन ने क्योंग ही को उस लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया कि वो कौन है, कितनी खतरनाक म्यूटेंट है और कहां से आई है। लेकिन जो ह्योन ने क्योंग ही से झूठ बोला कि वो लड़की आर्क लैब से जबरदस्ती भाग कर आई है और उसका दिमाग कभी भी सटक सकता है। जो ह्योन ने क्योंग ही को भड़काते हुए कहा कि अगर तुमने उसे पनाह दी तो एक दिन वो तुम्हारे छोटे भाई गिल को भी बेरहमी से मार डालेगी। जो ह्योन ने उसे यह भी बता दिया कि हम आज ही उस लड़की को मारने आ रहे हैं। जब क्योंग ही अपने घर पहुंची तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। उसे मालूम था कि आज रात उस लड़की पर हमला होने वाला है, लेकिन जब उसने मेरी बहन और अपने छोटे भाई गिल का प्यार भरा अटैचमेंट देखा तो क्योंग ही से रहा नहीं गया। उसका दिल पिघल गया
और उसने घबराते हुए मेरी बहन से कहा कि तुम्हें अभी के अभी यहाँ से भागना होगा क्योंकि तुम्हें मारने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये बोलकर क्युंग ही ने उसे घर के पीछे वाले जंगल की तरफ भगा दिया। ठीक उसी वक्त क्युंग ही के घर पर योंगडू अपने सारे गुंडों के साथ पहुंच गया और उसके साथ वो टोवू ग्रुप भी आ चुका था। जैसे ही जोह्योन ने मेरी बहन को घर से बाहर निकलते हुए देखा, उसने बिना एक सेकंड घमवाए उस पर बम से एक जोरदार हमला करवाया। एक भयंकर धमाका हुआ और हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। बम गिरने के बाद जब जोह्योन और उसका असिस्टेंट ये देखने आगे बढ़े कि वो लड़की मरी या नहीं, तो वहां कोई लाश ही नहीं थी। लेकिन जोह्योन और उसके असिस्टेंट के सामने योंगडू के हथियारबंद गुंडे और वो टोवू ग्रुप था। जोह्योन ने अपनी ताकत के घमंड में उन सबको वहां से चले जाने की सख्त वार्निंग दी, लेकिन टोवू ग्रुप ने जोह्योन की इस वार्निंग का बुरी तरह से मजाक उड़ाया। टोवू ग्रुप ने अपना असली रूप दिखाते हुए सबसे पहले तो योंगडू के ही लोगों को पल भर में मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। योंगडू के गुंडे उनके सामने चींटियों की तरह कुचले जा रहे थे। इसके बाद टोवू ग्रुप ने जोह्योन और उसके असिस्टेंट पर भी जोरदार हमला कर दिया। दोनों तरफ से टक्कर की लड़ाई चल रही थी क्योंकि दोनों ही सुपर म्यूटेंट थे, लेकिन टोवू ग्रुप के लोग हद से ज्यादा ताकतवर थे। उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। इस भयानक लड़ाई के बीच बेचारे क्युंग ही और गिल भी मारे गए। लड़ते लड़ते आखिरकार जोह्योन और उसका असिस्टेंट भी टोवू ग्रुप के हाथों मारे गए। अब टोवू ग्रुप के रास्ते का हर कांटा साफ हो चुका था। उनके लिए अब सिर्फ एक ही काम बचा था और वो था मेरी जुड़वा बहन को ढूंढ कर मारना। लेकिन उन्हें उसे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मेरी बहन खुद ही चलकर उनके सामने आ गई। असल में वो क्युंग ही और गिल को उस खतरे में अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी क्योंकि उन दोनों से उसका एक गहरा इमोशनल अटैचमेंट हो चुका था। लेकिन जब वो वापस लौटी और उसने क्युंग ही और गिल को वहां मरा हुआ देखा तो उसका दिल टूट गया और वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई। टोवू ग्रुप ने फौरन मेरी बहन को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन अब उनका सामना मेरी बहन की असली और खौफनाक पावर से होने वाला था। मेरी बहन की दिमागी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसे टोवू ग्रुप को मारने के लिए अपने हाथ पैर भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने सिर्फ अपनी सोच से एक एक करके टोवू ग्रुप के सारे मेंबर्स को तड़पा तड़पा कर मार डाला। उस खूनी मंजर के बाद वहां टोवू गैंग की सिर्फ एक लड़की जिंदा बची थी और ठीक उसी वक्त उस तबाह हो चुकी जगह पर मैं पहुंचती हूँ। असल में मैंने ही अपनी बहन को उस आर्क लैब से आजाद करवाने के लिए टोवू ग्रुप को वहां भेजा था, लेकिन मैंने उन्हें मेरी बहन को मारने का नहीं बल्कि बचाने का आर्डर दिया था। टोवू ग्रुप की इस बहुत बड़ी गलती से मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि मैंने वहां बची हुई उस आखिरी लड़की को भी बेरहमी से मार दिया। उसके बाद मैं अपनी बहन के पास गई और मैंने उसे बताया कि मैंने ही उस टोवू ग्रुप को तुम्हें आर्क लैब से आजाद करवाने का काम सौंपा था, लेकिन ये कमीने लोग मेरी बात न मानकर तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे ही पीछे पड़ गए थे। मैंने उसे यह भी बताया कि आर्क लैब में मैंने जानबूझकर तुम्हारे सिर में गोली मरवाई थी ताकि मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर हो जाऊं कि तुम ही मेरी वो जुड़वा बहन हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मेरी बहन इतनी आसानी से नहीं मरेगी और उसके सिर में गोली लगने के बावजूद वो जिंदा बच जाएगी। मेरी यह सब बातें सुनकर मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि आखिर मैंने उसे उस खौफनाक आर्क लैब से बाहर क्यों निकाला। तो मैंने उसे जवाब देते हुए कहा कि मुझे हमारी माँ को ढूंढना है और इस काम में मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। असल में वो इस वक्त सिर्फ यह सोचकर बहुत ज्यादा दुखी थी कि उसकी वजह से क्युंग ही और गिल मारे गए। जब वो किसी भी तरह मेरे साथ जाने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। मैंने अपनी ही बहन को वहां बेहोश कर दिया और उसे अपने साथ लेकर वहां से निकल गई। हमारे वहां से जाने के तुरंत बाद जमीन पर पड़े जोह्यन और उसका असिस्टेंट अचानक खड़े हो जाते हैं। वो दोनों मरे नहीं थे बल्कि अब तक सिर्फ मरने का नाटक कर रहे थे। दूसरी तरफ आयरीन को भी यह खबर लग जाती है कि हम दोनों बहनें अब एक साथ हो चुकी हैं और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और इसी रोंगटे खड्डे कर देने वाले सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। क्या मैं और मेरी बहन अपनी माँ को ढूंढ पाएंगे या डॉक्टर बैक हमें रोकने के लिए अब कौन सी नई खौफनाक चाल चलेगी? ये सब हमें पता चलेगा एट विच के पार्ट 3 में। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।